अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसमें हम देखेंगे सेक्शन 2.1 को ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। इस चैप्टर में हमारा जो ओवरऑल फोकस होगा वो एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर होगा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। और आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि एटम के स्ट्रक्चर को लेके डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए उनके क्या बेसिक पोस्टुलेट्स थे और उन मॉडल्स में क्या ड्रॉबैक्स थे। मूविंग टुवर्ड्स द मॉडिफिकेशन इन जॉन डाल्टन मॉडल। जॉन डाल्टन का मॉडल क्या था और उसमें टाइम के साथ क्या मॉडिफिकेशन हुई, टाइम के साथ उसमें क्या चेंजेस आई, वो देखते हैं। जॉन डाल्टन ने अपने मॉडल के अकॉर्डिंग कहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम के अंदर फर्दर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए जिनमें से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट था। इन एक्सपेरिमेंट्स ने एविडेंस दिया कि जॉन डाल्टन ने जो बात कही थी कि एटम इनडिविजिबल है, एक्चुअली वैसा नहीं था। एटम इज डिविजिबल। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से थे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया था कैथोड रेज का, प्रोटॉन्स को नाम दिया गया था कैनाल रेज का और न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हम देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हम 9th-10th क्लास में पढ़ते थे और इस मॉडल में क्या ड्रॉबैक था हमने वो देखना है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है उसका लेना देना क्लासिकल फिजिक्स के साथ है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कॉन्टिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस, के एटम का स्ट्रक्चर है आपके पास, एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लूज करनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो कि यहाँ पे इंडिकेट भी की गई है। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हुए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि ये जाके इस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो क्या होगा कि एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, एटम की एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करते हैं तो एक टाइम पे उनकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है और स्ट्रक्चर एटम का कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, ये ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। अब अगर हम बोहर के एटॉमिक मॉडल देखते हैं तो बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या था? बोहर के एटॉमिक मॉडल में पहली बात ये थी कि एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड? दे रिवॉल्व इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स और इन्हीं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स को नाम दिया गया ऑर्बिट्स का, एनर्जी लेवल्स का और एनर्जी शेल्स का। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसकी अपनी एनर्जी है। हर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, इसीलिए इन ऑर्बिट्स को आप एनर्जी लेवल्स और एनर्जी शेल्स का नाम भी देते हैं क्योंकि हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी है। थर्ड पॉइंट ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर रहता है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड रहती है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, सेकंड ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, थर्ड ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिजाइड करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड रहती है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाता है। ठीक है, और इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे प्रोमोट होता है तो हायर एनर्जी लेवल पे उसकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है और तो वो अनस्टेबल हो गया। अब दोबारा से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है वही एनर्जी वो एमिट करता है और वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे वो वापस आ जाता है इन ऑर्डर टू रीगेन द स्टेबिलिटी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब की तो वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे गया और जब उसने एनर्जी लूज की तो वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे गया, एनर्जी उसने एमिट की। और ये दो जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल में।
अब ये बोहर के एटॉमिक मॉडल की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स हैं जिनको आप एनर्जी लेवल्स भी कहते हो, एनर्जी शेल्स भी कहते हो, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑर्बिट को आप के ऑर्बिट का नाम दो, दूसरे को एल का, थर्ड को एम का और फोर्थ को एन का। यहाँ पे नेमिंग जो है वो के से स्टार्ट होती है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना दूर जाता जाता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, इसीलिए लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी। के की एनर्जी सबसे कम है, एल की उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा, एन की उससे ज़्यादा। तो ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना दूर है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब हमने ये पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो एनर्जी गेन करता है, और जब वो हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो वो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है उतनी एनर्जी वो लूज करके दोबारा से लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाता है। अब यहाँ पे जो है ना वो इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एनर्जी एमिशन दिखाई दी है कि यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है और एनर्जी इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे सिर्फ एमिशन ऑफ एनर्जी दिखाई है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नहीं दिखाई। अगर मैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को भी इंडिकेट करना चाहूँ तो सिंपली मैंने ये करना है कि इस एरो को रिवर्स कर देना है, ये यहाँ से इस तरफ लगा देना है, ठीक है, और एरो का हेड यहाँ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और अगर वो हायर से लोअर पे वापस जाता है तो फिर वो एनर्जी एमिट करता है। यहाँ एमिशन ऑफ एनर्जी इंडिकेट की गई है, लेकिन अगर आप ये ब्लैक वाला एरो लगा के एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी भी इंडिकेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बोहर के मॉडल की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने देख ली। और इसमें बेसिक पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और हायर एनर्जी लेवल पे जाके वो अनस्टेबल होता है, दोबारा से वो लोअर पे आता है और जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इमिट करता है। अच्छा, अब आपने जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट पढ़ने से पहले एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्प्शन इमिशन ऑफ एनर्जी होती है तो इसके रिजल्ट में आपके पास एक स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, एक ग्राफ आता है, और उस ग्राफ में आपके पास एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आती है। जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट के इंट्रोड्यूस होने से पहले यही बात थी कि जब एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है और हायर से दोबारा वापस लोअर पे आता है, तो एक ग्राफ आता है, आपके पास एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होता है जिसमें आपके पास एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आती है। लेकिन जीमन और स्टार्क ने क्या किया, सबसे पहले हम जीमन इफेक्ट को देखते हैं। जीमन ने क्या किया कि एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है। वैसे अगर आप एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम देखें तो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, लेकिन इसी एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो तब जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन होगी और जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आती, बल्कि दिस सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इट स्प्लिट्स अप इनटू अ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। ये नंबर ऑफ द लाइंस में डिवाइड हो जाती है ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, और इन लाइंस में स्पेसिंग बहुत ही कम होती है, इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है ये क्लोजली स्पेस्ड लाइंस का वर्ड, ठीक है। वैसे अगर आप एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन को देखेंगे तो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आएगी स्पेक्ट्रम में जब ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी होगी, लेकिन अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इट विल स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, एंड दिस इज नोन एज द जीमन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में यही है कि अगर आप एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो सिंगल नहीं रहती, बल्कि इट विल स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, और इन लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो बहुत ही कम होगी, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बड़ा ही कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि जीमन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड थी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इसको याद रखने का बहुत ही आसान सा एक मेथड है कि जीमन में देखिए आप एम आता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी एम आता है, तो जीमन इफेक्ट का लेना देना मैग्नेटिक फील्ड के साथ है और स्टार्क इफेक्ट का लेना देना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। आप इसको सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई कर सकते हो, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम दोनों को
एक साथ रिकॉर्ड करना चाहोगे तो कोई एक चीज एक्यूरेटली रिकॉर्ड होगी, दोनों चीजें एक साथ एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं हो सकती, और यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अगर पोजीशन एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो जाएगा तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा, अगर मोमेंटम एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो जाएगा तो पोजीशन में एरर आ जाएगा। दोनों एक साथ एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते, और यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और ये था हमारा सेक्शन 2.1। थैंक यू।